हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम RSI इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं या बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपने RSI के बारे में बेसिक चीज़ें आपने ऑलरेडी सुना होगा या सीखा होगा या इसको यूज़ करते होंगे या किया होगा कभी ना कभी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिक्स के साथ साथ एडवांस जो पॉइंट्स हैं RSI को लेकर उसके बारे में हम सीखेंगे और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ करते हैं वो हम जानेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको एक सॉलिड इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताऊंगा RSI को यूज़ करके, और जिससे आप डेली एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ठीक है, तो फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा होगा, इसके पूरे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हमें स्टॉक के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, ये स्टॉक के मोमेंटम को दिखाता है कि हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में किस वक्त एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको एंट्री नहीं बताएगा कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप एंट्री कर लो या इस पर्टिकुलर प्राइस पे एग्जिट कर लो, बट ये हमको ओवरऑल ये बताता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ कितना है, स्टॉक का मोमेंटम क्या है, किस तरफ मोमेंटम है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा सकता है या ऊपर से अब ये नीचे आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको RSI बताती है। इस इंडिकेटर को जे वेलेस वाइल्डर जूनियर ने 1978 में डिस्कवर किया था या बनाया था। और इसका अगर आप बेसिक डेफिनेशन अगर देखें, किताबी डेफिनेशन अगर देखें, तो वो कहता है द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स विच इज़ RSI इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर। जैसा मैंने आपको बताया, ये प्राइस के मोमेंटम को बताता है, स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है या यहाँ से फॉल करने वाला है। ये चीज़ें हमें बता के देता है। यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसेंट प्राइस चेंज to evaluate overbought or oversold conditions in the price of a stock or other assets। ये हमको मोमेंटम से हमको बेसिकली क्या पता चलता है? मोमेंटम से हमको बेसिकली ये पता चलता है कि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। ठीक है, तो अगर स्टॉक ओवरबॉट है तो वहां से सेलिंग हो सकता है, और अगर ओवरसोल्ड है तो वहां से बाइंग हो सकता है। बेसिकली मोमेंटम बताता है। ठीक है, अभी आगे हम और समझेंगे इसके बारे में। कैलकुलेशन, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आपको इसको जान के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिकेटर आपके पास है, आपको सिंपली उसको अप्लाई करना है अपने चार्ट पे और उसको यूज़ करके आपको स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करनी है। बट फिर भी जिन लोग को शौक है, जो जानना चाहते हैं कैलकुलेशन के बारे में, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। RSI इज इक्वल टू 100 माइनस 100/1 प्लस RS। अब ये RS क्या है? RS देखिए, RS का फॉर्मूला यहाँ पे है, एवरेज गेन ऑफ n डेज। n मतलब जितने दिन का आप RSI निकाल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम 14 डेज का RSI लेते हैं इंडिकेटर में। 14 डेज को ही सबसे बेहतरीन माना गया है, RSI के डिफॉल्ट सेटिंग्स में रहता है, आपको कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें 14 रखना है, तो एवरेज गेन ऑफ 14 डेज अपॉन एवरेज लॉस ऑफ 14 डेज। ठीक है, तो इससे हमें RS मिलता है और उस RS का वैल्यू हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है, तो हमको RSI मिल जाता है। RSI का जो वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में रहेगा हमेशा। 100 के ऊपर नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, ये RSI का बेसिक है, बुलिश जोन और बियरिश जोन। तो RSI जैसे मैंने बताया 0 से स्टार्ट होता है और 100 पे खत्म होता है, इसी के बीच RSI का वैल्यू रहता है। और RSI होता क्या? RSI बेसिकली एक ग्राफ है। ये आप देख रहे हैं, ये RSI इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको RSI चलता हुआ नजर आएगा। अब 0 से जब ये स्टार्ट होता है, उसके बाद सारे नंबर्स आते हैं 20, 30, 40, 50 अप टू 100। जो 50 वाला मार्क है, ये बिल्कुल सेंटर होता है RSI का। 50 के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है उसको हम बुलिश जोन बोलते हैं, और 50 के नीचे वाला जितना भी पार्ट है उसको हम बियरिश जोन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें हम जब भी बाइंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि RSI 60 के ऊपर हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 60 कहीं मिलेगा, 70 के नीचे। तो हम कोशिश करते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि जब भी हम बाइंग करें तो जो RSI का वैल्यू है वो 60 के अबव हो। ठीक है, और जब भी हम सेलिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट करते हैं, तब हम कोशिश करते हैं या ये देखते हैं कि RSI का जो वैल्यू है वो 40 के नीचे हो। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 60 के ऊपर आप बाइंग तो कर सकते हैं,
लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस 80 के ऊपर चला जाए तो आपको बाइंग नहीं करनी है। 80 के ऊपर वाला जो जोन होता है वो ओवरबॉट जोन होता है। इसका मतलब अगर RSI 80 से ऊपर चला गया या 80 को टच भी कर रहा है तो भी आपको उसमें कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करनी है, उसमें आपको बाय नहीं करना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली नहीं करना है। 80 या 80 से ऊपर ओवरबॉट जोन होता है, मतलब कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टॉक को परचेज कर लिया है और उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक वहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होगी और लोग वहाँ से सेलिंग स्टार्ट करेंगे और उसका प्राइस जो है नीचे आएगा। सिमिलरली 40 के नीचे आप शॉर्ट तो कर सकते हैं, सेल तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि 20 पे अगर टच कर रहा है RSI या 20 से नीचे आ रहा है RSI तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो ओवरसोल्ड जोन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें बिकवाली हो चुकी है। अब यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ऐसे जोन्स में क्या करना है, क्या हम ऐसे जोन्स को अवॉइड करें? नहीं, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर RSI आपका 80 के ऊपर जा चुका है, ठीक है, तो वहां से आपको स्टॉक को सेल करना है, ठीक है, आपको शॉर्ट का पोजीशन लेना है, बिकवाली का पोजीशन लेना है। अगर RSI ऊपर आ चुका है तो दैट मीन्स यहां से ये नीचे फॉल होगा 80 के ऊपर। सिमिलरली अगर RSI 20 से नीचे जा चुका है तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ से आपको बाइंग करनी है, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो एक हम क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी मैंने भी बताया। 50 से ऊपर RSI में बुलिश जोन होता है और 50 से नीचे बेयरिश जोन होता है। 80 या 80 के ऊपर आपको बाय नहीं करना है। अगर RSI 80 या 80 के ऊपर है तो आपको बाय नहीं करना है, वो ओवरबॉट जोन होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाइंग हो चुकी है, वहाँ पे आपको शॉर्ट करने का पोजीशन देखना है, ठीक है, सेलिंग का पोजीशन देखना है। सिमिलरली अगर RSI 20 के नीचे है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्ट का पोजीशन नहीं लेना है, ये एक ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका है स्टॉक अगर RSI 20 के नीचे है, और वहाँ पे आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये बेसिक चीज़ है, इस चार्ट को अपने दिमाग में डाल लो। तो RSI की बेसिक कहानी यहीं तक है। अब हम सीधा लाइव चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि RSI को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है चार्ट पे और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये डेली चार्ट है और ज़ेरोदा पे मैंने ये चार्ट ओपन किया है। आप चाहे तो कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, अप स्टॉक्स हो, एंजल ब्रोकिंग हो या ट्रेडिंग व्यू हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे RSI ऑलरेडी लगाया हुआ है तो आपको स्टडीज़ पे जाना है। किसी प्लेटफॉर्म में आपको स्टडीज़ की जगह FX करके दिखेगा, तो वहाँ पे जाना है, सिंपली सर्च में RSI डालना है और क्लिक कर देना है। बाकी सारे सेटिंग्स एज इट इज़ रहेगा, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। चलो ये मैं वापस से आपको ला के दिखा देता हूँ, ये RSI आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा ताकि ईजी हो देखने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 14 डेज का पीरियड ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपको इसको एज इट इज़ रखना है। ओवरबॉट यहाँ पे मैंने 80 सेट किया हुआ है, 80 ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और ओवरसोल्ड 20 है तो उसको 20 ही रहने देना है और यहाँ पे हमको डन कर देना है। तो जब RSI ओवरबॉट जोन में जाएगा तो यहाँ पे ग्रेइश शेड आपको देखने को मिलेगा, और सिमिलरली जब ये ओवरसोल्ड जोन पे जाएगा आपको नीचे की तरफ ये ग्रेइश शेड देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेइश शेड हमको देखने को मिल रहा है। आप कर्सर को फॉलो कीजिए स्क्रीन पे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब RSI 80 के ऊपर जा चुका है और यहाँ पे 90 को RSI ने टच किया है और उसके बाद देखिए RSI नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है। तो जब भी ये 80 के ऊपर जाएगा या 80 को टच करेगा आपको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है, ठीक है। आपको बाय यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है, शॉर्ट का पोजीशन लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये यहाँ से प्राइस फिर करेक्ट होना शुरू हुआ, नीचे गया, वापस ऊपर गया और उसके बाद देखिए वापस से फॉल हुआ, ठीक है। तो जब भी आपको ओवरबॉट जोन पे दिखे RSI, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है, लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगेन बाय कब करना है? बाय आपको तब करना है जब आपको RSI ओवरसोल्ड जोन पे दिखे, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पे RSI ने लो बनाया है 12 का, तो 12 को टच किया है RSI ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे RSI 12 को टच कर रहा है, ठीक है।
एंड दैट मीन्स कि हाईली ओवरसोल्ड है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, बल्कि यहाँ पे आपको बाइंग इनिशिएट करना है, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। तो अगर हम यहाँ पे परचेस करते, स्टॉक में ट्रेड करते, इसको बाय करते, तो उसके बाद देखिए प्राइस कैसे ऊपर गया है। ठीक है, ये देखिए एटलीस्ट यहाँ तक तो आप प्रॉफिट ले ही सकते थे। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को इजीली यूज कर सकते हैं। डेली चार्ट लगाइए और उसमें जहां भी आपको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जब भी आपको नजर आए, आप वहां पे बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिए। एक और चीज, अगर आप जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप सेलिंग नहीं कर सकते स्टॉक्स में, बट हाँ उसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि उसके फ्यूचर को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जब आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं, डिलीवरी लेते हैं उसका, तो उसमें सिर्फ आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप सेलिंग नहीं कर सकते। सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में अलाउड होता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे? यहाँ पे यहाँ जो आपको दिख रहा है कि RSI ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरबॉट हो चुका है, RSI ओवरबॉट जोन पे है, स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आप पोजीशन नहीं लेंगे? ले सकते हैं। अगर आपका कैपिटल है अच्छा खासा तो आप टाटा मोटर्स का जो फ्यूचर है उसको आप सेल कर सकते हैं और उसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट RSI का, कब ओवरबॉट होगा, कब ओवरसोल्ड होगा, उसमें आपको क्या करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं RSI में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है RSI में जिसको आपको जानना चाहिए वो है डबल टॉप या डबल बॉटम का फॉर्मेशन। ठीक है, डबल टॉप का मतलब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइन बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक एक ही लेवल पे आके नीचे आया है 2 बार। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा ऊपर नीचे है बट इतना चलेगा, बहुत स्लाइटली ऊपर नीचे है। तो अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक इस लाइन को टच कर रहा है, उसके बाद नीचे वापस टच किया। ठीक है, जब ये वापस टच करके अगर ये वापस से नीचे आता है तो दैट मीन्स कि डबल टॉप का फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, डबल टॉप मतलब ऊपर जाके 2 बार ये टच कर रहा है। ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली सिर्फ हम RSI नहीं यूज़ करेंगे, इसके साथ और भी इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे कॉन्फर्मेशन के लिए। बट आप जस्ट समझ लीजिए अभी के लिए कि डबल टॉप या डबल बॉटम क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे स्टॉक का, तो जैसे ही डबल टॉप यहाँ पे बना इस कैंडल पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, और उसके बाद देखिए प्राइस कैसे नीचे आया। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आया, प्राइस लो बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंट्राडे में सेल कर सकते थे। और यहाँ मैंने देखिए 15 मिनट का 15 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है नवीन फ्लोरिन का। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट है, दैट मीन्स कि इंट्राडे चार्ट है। तो इंट्राडे में अगर यहाँ पे आप पोजीशन बनाते तो अच्छा खासा आप मुनाफा ऐसे कमा सकते थे। सिमिलरली डबल बॉटम होता है। डबल बॉटम में जैसे डबल टॉप मैंने आपको बताया, ऊपर 2 बार ये हिल बनाएगा, माउंटेन बनाएगा, जैसे ये यहाँ पे बनाया है। सिमिलरली डबल बॉटम में क्या होता है, ये W बनाता है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये M बनाएगा डबल टॉप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं M बन रहा है, और डबल बॉटम में ये W बनाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, नीचे आया, इस लाइन को टच किया, वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, इस लाइन को अगर मैं हटा दूं तो देखिए यहाँ पे बन रहा है W का फॉर्मेशन ये पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, कॉन्फर्मेशन के लिए आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये वाकई में डबल बॉटम बना रहा है कि नहीं। अगर ये ऐसे है कि एक जो इसका जो ये बॉटम है, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। दोनों ही बॉटम या दोनों ही टॉप सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए सेम लेवल पे है, यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर नीचे चलेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जब भी डबल बॉटम बनाएगा, मतलब W पैटर्न बनाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। और यहाँ पे वही होता है, यहाँ देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम को यूज़ करके। तो आई होप यहाँ पे आपका क्लियर है सारा कुछ। आप इन सारे पैटर्न्स को खुद से अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट को ओपन कीजिए, उनको 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर में उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है RSI डाइवर्जेंस। ठीक है, RSI डाइवर्जेंस बुलिश और बियरिश होता है। ठीक है, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस मतलब कि अगर आपको बुलिश डाइवर्जेंस RSI का दिख रहा है तो दैट मीन्स वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर आपको बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है तो दैट मीन्स प्राइस वहाँ से नीचे जाएगा, मतलब फॉल करेगा।
कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइन लगाया हुआ है। यहाँ पे RSI इंक्रीज हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे RSI इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक का वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन्स ऐसे बनाता हूं तो ये कॉन्वर्ज होता हुआ हमें दिखेगा लाइन। ठीक है, लाइन जो है वो कॉन्वर्ज होता हुआ दिखेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा आगे की तरफ। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें ऐसे आगे की तरफ तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। RSI हमको बता रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस एक्चुअली नीचे आ रहा है, तो ऐसे में प्राइस का ऊपर मूव करना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ऊपर मूव करेगा। ऑब्वियसली कन्फर्मेशन के लिए ये नहीं है कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है तो आपने इधर कहीं पे भी एंट्री ले लिया। ऑब्वियसली उसके लिए आप बाकी इंडिकेटर्स का यूज़ करोगे कन्फर्मेशन के लिए, VWAP वगैरह या मूविंग एवरेज वगैरह, तो इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, और जो भी मैं नए वीडियोस बनाता हूँ उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी आपको वीडियोस समझना है वो आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो वहाँ पे हम डेली लेवल्स, न्यूज़, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और रिकमेंडेशंस फॉर एजुकेशनल पर्पस हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं शेयर वाला के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। RSI बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यहाँ से RSI ऊपर जा रहा है, इधर से प्राइस नीचे आ रहा है, और इसके बाद देखिए इधर आया ये बुलिश मोमेंटम और प्राइस गया ऊपर, ये देखिए। और ये मैंने निफ्टी बैंक का ओपन किया हुआ है, तो आप में से जो लोग निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर आपको दिखे तो उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन जब भी मिलेगा एंट्री ज़रूर लें। सिमिलरली बियरिश डाइवर्जेंस होता है, बियरिश डाइवर्जेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्लियर बियरिश डाइवर्जेंस हो रहा है, RSI नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर। ठीक है, तो RSI नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर, इसका मतलब कि यहाँ से कहीं पे भी किसी भी वक्त प्राइस जो है वो फॉल हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे उसका एक रूल है। रूल ये है कि जब भी आप बियरिश डाइवर्जेंस को देखेंगे तो आपको जो लाइन बनाना है वो RSI के ऊपर वाले पॉइंट्स पे बनाना है। ठीक है, टॉप्स पे बनाना है। और सिमिलरली जब आप RSI के टॉप को कंसीडर करेंगे, जब आप टॉप पे बनाएंगे लाइन, तो स्टॉक का जो प्राइस है उसके भी टॉप पे आपको बनाना पड़ेगा लाइन। ठीक है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका जो टॉप है वहां पे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम बुलिश डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो बुलिश डाइवर्जेंस में हम जो लाइन बनाते हैं RSI पे, वो RSI के बॉटम पे बनाते हैं। ठीक है, देखिए नीचे वाले पॉइंट्स पे हमने लाइन बनाया, और जब आप नीचे वाले पॉइंट्स पे लाइन बनाएंगे तो कैंडल स्टिक्स में भी आपको नीचे वाले प्राइस पर ही, नीचे वाले पॉइंट्स पर ही लाइन बनाना है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि मैंने RSI के यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट्स पे बनाया और यहाँ पे मैंने ये ऊपर बना दिया, ये ऐसे नहीं बनाना है, ये भी नीचे होना चाहिए। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के नीचे वाले पॉइंट्स पे होने चाहिए। ठीक है, RSI के नीचे वाले पॉइंट्स पे बना रहे हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न के भी नीचे वाले पॉइंट्स पे होना चाहिए। और अगर आप RSI में ऊपर बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने RSI के टॉप्स को मैंने कंसीडर करके वहाँ पे ये बनाया है, तो कैंडल स्टिक्स के भी टॉप्स पे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आई होप कि RSI का जो बुलिश डाइवर्जेंस है और बियरिश डाइवर्जेंस है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो को वापस से आप देखें, कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझ लें, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्फर्मेशन होता है प्राइस का ऊपर या नीचे जाने के लिए। तो RSI के सारे टॉपिक्स अब कवर हो चुके हैं, एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से RSI को यूज़ करना है बाकी इंडिकेटर्स के साथ। तो एक सॉलिड इंट्राडे स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नवीन फ्लोरिन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 15 मिनट्स का चार्ट लगा है। तो इंट्राडे में आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स क्या क्या लगाना है, देखिए मैंने RSI लगाया हुआ है, वॉल्यूम चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, MACD लगाया हुआ है और VWAP लगाया हुआ है। ठीक है, सारे सेटिंग्स डिफॉल्ट रखना है आपको, सेटिंग्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देना है जैसे आपने RSI अप्लाई किया था। नीचे सबसे बॉटम में आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम चार्ट है, जो हमको बताता है कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बाय या सेल किया गया है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट्स हमने लगाया हुआ है, तो हर एक बार यहाँ पे वॉल्यूम का 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में उसका कितना बाय या सेल हुआ है वो दिखा रहा है। उसके बाद RSI है जिसको मैंने 14 पे रखा हुआ है, MACD डिफॉल्ट सेटिंग
और यहाँ पे वीवैप उसको भी हमने डिफॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है। वीवैप यहाँ पे रेड कलर के लाइन में आपको दिख रहा होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। तो वीवैप के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, MACD के ऊपर, RSI के ऊपर ये बन रहा है। वॉल्यूम चार्ट के ऊपर कोई वीडियो सच बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जब भी आपको ग्रीन बार दिखेगा तो दैट मीन्स उसमें बाइंग हो रही है, जब भी आपको रेड बार दिखेगा उसमें सेलिंग हो रही है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बाय करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो वॉल्यूम है वो पिछले वाले वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए और वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। बाइंग जब आप करेंगे तो वॉल्यूम ग्रीन होना चाहिए और पिछले वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे RSI में हम एक सेटिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है। वो ये है कि जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप RSI की सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओवरबॉट इन्होंने 60 पे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सॉरी 80 पे दिया हुआ है, हम इसको 60 करेंगे और जो 20 दिया हुआ है इसको हम कर देंगे 40, ठीक है, डन। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कि कब हमें स्टॉक को खरीदना है, कब उसको बेचना है, ठीक है। जब भी आपको ये ग्रे यहाँ पे दिख रहा है ऊपर की तरफ ग्रे शेड, तो दैट मीन्स कि जहां जहां ग्रे शेड आ रहा है दैट मीन्स कि वहां 60 से ऊपर जा चुका है RSI, और जहां जहां आपको नीचे की तरफ ग्रे शेड दिख रहा है दैट मीन्स कि RSI 40 के नीचे जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ करनी है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो प्राइस है वो वीवैप को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। वीवैप को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, तभी हमें बाइंग इनिशिएट करना है। और सेलिंग कब करना है, जब प्राइस वीवैप को क्रॉस करके नीचे आए। तो ये मैं वीवैप के वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। सेकेंडली, सेकेंड कॉन्फर्मेशन हमें लेना है MACD से। तो MACD में बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए, ठीक है, बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए बियरिश क्रॉसओवर होना चाहिए। साथ ही मैंने एक और चीज़ आपको बताया था MACD के वीडियो में कि आपको बाई तभी करना है जब MACD का बुलिश क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो, ठीक है। ये बीच वाला जो सेंटर होता है MACD का वो जीरो लाइन होता है, ठीक है। तो जब भी क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर होता है तभी आपको बाय करना है, ठीक है। और सेल कब करना है, जब जीरो लाइन के नीचे बियरिश क्रॉसओवर हो रहा हो MACD का, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। बाकी आप चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं, अगर क्रॉसओवर ऊपर ना होके नीचे भी हो रहा है तो भी आप ले सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर है तो मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगा। पहले आप सेफली करिए, फिर धीरे धीरे आप जब एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा तब आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, यहाँ पे वीवैप यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वीवैप क्रॉस हो रहा है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे एंट्री, ठीक है, कर्सर को फॉलो कीजिए। यहाँ पे हम एंट्री इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वीवैप तो क्रॉस हो रहा है बट MACD यहाँ पे हमें सिग्नल नहीं दे रहा है। MACD में अभी बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है। साथ ही अगर आप RSI देखेंगे तो RSI भी अभी 40 पे है, RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, तभी हम बाइंग करेंगे। और सेलिंग कब करेंगे, जब 40 के नीचे होगा RSI, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, ये रिस्की हो जाएगा। चलिए, उसके बाद तो पीछे जब हम गए तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, RSI क्रॉसओवर हो रहा है लेकिन यहाँ पे MACD में हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, और साथ ही हमें RSI में भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल ही कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, 2 इंडिकेटर्स हमें ऑलरेडी नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, तो वॉल्यूम देख के करना क्या है। चलिए और थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है वो वीवैप को क्रॉस करता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे टच कर रहा है, जस्ट क्रॉस नहीं कर रहा। फिर उसके बाद वाला जो कैंडल बना है, एक बड़ा कैंडल बन रहा है, और उसके नीचे अगर आप MACD देखेंगे तो MACD में भी आपको बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, और वो भी जीरो लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है MACD का, जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर दिख रहा है, प्लस वीवैप को क्रॉस कर रहा है कैंडल स्टिक। एंड अगर आप RSI देखेंगे तो RSI भी 60 के ऊपर जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है वॉल्यूम चार्ट से कॉन्फर्मेशन, और आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो ग्रीन बन रहा है, प्लस प्रीवियस जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, ये भी मैंने वीवैप के वीडियो में आपको बताया था, या कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो में बताया था एंट्री आपको कब लेना है। इस केस में जब आप वीवैप के साथ RSI यूज़ कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही जो पहला कैंडल आपका बनता है जो वीवैप को क्रॉस कर रहा है, उसके क्लोजिंग पे आपको ऑर्डर लगाना है, उसके क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर आपको ऑर्डर लगाना है बाय का। तो जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं, ये कैंडल क्लोज कितने पे हो रहा है, अगर आप देखें तो ये कैंडल क्लोज हो रहा है लगभग 3258 पे, ठीक है। तो हम
3260 पे इसका बाइंग के लिए हम इसका ऑर्डर डाल देंगे। तो देखिए उसके बाद जो कैंडल ओपन हुआ वो ऑलरेडी 3260 पे ओपन हो गया, उसके थोड़ा ऊपर ही ओपन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बाइंग इनिशिएट हो जाएगा एंड देन उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस कहाँ गया, ठीक है। यहाँ से ये सीधा स्टॉक का प्राइस इसने हाई लगाया, ऑलमोस्ट डे हाई लगाया इसने 3469। हमने बाय कितने पे किया था, हमने बाय किया था 3260 पे और यहाँ पे 3466 या 3469 का हाई लगाया। तो कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है जहाँ पे आपने एंट्री की, इस कैंडल पे आपने एंट्री किया, ठीक है। ये पहला कैंडल था, वीवैप को क्रॉस कर रहा था। सेकंड कैंडल पे आपने एंट्री लिया। कहाँ पे एंट्री लेना है, ध्यान रखना है आपको, एंट्री ऐसे नहीं लेना है कि अगर ये पहला क्रॉस ओवर हुआ उसके बाद अगर कैंडल पिछले जो पहला कैंडल था उसके क्लोजिंग पे ना ओपन होके कहीं बीच में ओपन होता है तो वहाँ पे एंट्री नहीं करना है। ये मैंने क्लियरली कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो में बताया है कैसे एंट्री और एग्जिट किया जाता है, ठीक है। तो आपको एंट्री तभी लेनी है जब ये कैंडल इसके प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग को कट करे, क्लोजिंग से ऊपर जाए, ठीक है, तभी आपको उसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। ओके, स्टॉप लॉस आपको लगाना है प्रीवियस कैंडल के लो पे। तो दैट मीन्स कि या तो आप यहाँ पे रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एग्जिट कब करना है, देखिए एग्जिट का भी एक अलग फंडा होता है। एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग आपको कब करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड 1:1 का रखना है पहला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस सपोज 70 पॉइंट्स का है तो आपको पहला प्रॉफिट बुक करना है 70 पॉइंट्स पे। कितना बुक करना है, जितना भी आपने क्वांटिटी लिया उसका हाफ आप 70 पॉइंट्स पे बुक कर लीजिए और बाकी का जो हाफ होगा उसके लिए आप क्या कीजिए, जो आपका स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट करके जितने पे आपने खरीदा था, जितने पे आपने ट्रेड लिया था वहां पे ले आइए, ठीक है। और जब आपको फर्दर और 70 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाए तब आप उसको सेल कर दीजिए, ठीक है। ये होता है एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को लेना, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है प्राइस एक्शन देख के कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो आप पूरा ही बुक कर लीजिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से ट्रेडिंग करते हैं। ये देखिए अगेन यहाँ पे वीवैप क्रॉस हो रहा है, ठीक है, वीवैप क्रॉस हो रहा है। MACD यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब हमें बुलिश सिग्नल दे रहा है, बट ये जीरो लाइन के नीचे है, बट ठीक है हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे MACD डाइवर्जेंस भी आपको दिख रहा होगा, बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं MACD को। साथ ही RSI अगर आप देखें तो RSI यहाँ पे हमें सिग्नल नहीं दे रहा है, इस पॉइंट पे तो हमें सिग्नल नहीं दे रहा है, RSI हमें सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर RSI हमें लेट सिग्नल दे रहा है तो यहाँ पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है पोजीशन, ठीक है। बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है, आप यहाँ पे जो ये वाला कैंडल है इसके क्लोजिंग पे इसका जो हाई है वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है। बट अगेन दिस इज अ रिस्की पोजीशन, तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई ये भी आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आप फर्दर इसको और थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस बारे में कि ये स्ट्रैटेजी और आपको समझना है और अच्छे से समझना है, बाकी और सारे एग्जांपल्स आपको चाहिए इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस आउट ना करें, ठीक है। तो जो भी आपने आज सीखा इसको आप लाइव ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग करिए पहले, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करके देखिए कि आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 दिन ट्रेड कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग, 3 दिन में आप 3 ट्रेड लीजिए और देखिए टोटल 9 ट्रेड्स में से कितने ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे। कोई भी एक दिन में 30 मार खा नहीं बनेगा या नहीं बनता, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को समझिए।